Ignited Minds Tutorials has just released a new video on the topic of rotational motion for Class 12 Physics. This video is designed to help students preparing for their boards, NET, and IIT exams to understand the complex concepts of rotational motion in a clear and concise manner. The tutorial covers important topics such as moment of inertia, angular velocity, torque, and rotational kinetic energy. With detailed explanations and solved examples, students can gain a better understanding of these concepts and improve their problem-solving skills. The video aims to ignite the minds of students and help them excel in their physics exams. Whether you are a student looking to ace your exams or a teacher seeking additional resources for your students, this tutorial will provide valuable insights into the world of rotational motion. So, grab your books and get ready to dive into the fascinating world of rotational motion with Ignited Minds Tutorials. With the right guidance and knowledge, you can tackle even the most challenging problems with ease. Watch this video today and take the first step towards mastering rotational motion. बच्चा पार्टी अपन रोटेशनल मोशन कर रहे थे और रोटेशनल मोशन में हम वहीं से स्टार्ट कर रहे थे करेंगे जहां पे लेफ्ट आउट किया था। ए अपना आरुष इसको बंद कर देना प्लीज, थैंक यू। तो रोटेशनल मोशन विल स्टार्ट फ्रॉम वेयरएवर वी लेफ्ट एट, ठीक है। ये सारे डेरिवेशंस अपन कर चुके थे, देखो डिस्क का, सिलेंडर का, ठीक है। अगर आपका भाई साहब सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सो आपका देखो क्या है, ऊप एंड एनुअल सिलेंडर, तो आई इज इक्वल टू भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर, एनुअलर सिलेंडर मतलब होता है हॉलो सिलेंडर, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हमने डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का भाई साहब डेरिवेशन देखा था, जिसका कितना आया भाई साहब, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर का स्क्वायर। अगर आपने किसी ऐसे थिन रॉड को इस एक्सिस पे घुमाया है तो इसका कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/12 ml का स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड l इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द रॉड। ये सारे डेरिवेशन अपन किए हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका कितना है, देखो सॉलिड स्फीयर है। अगर सॉलिड स्फीयर को अपन एक्सिस पे घुमा रहे हैं, जैसे आपने ग्लोब देखा रहेगा, तो ग्लोब को जब हम एक्सिस पे घुमाते हैं तो इसका कितना होता है, आई इज इक्वल टू 2/5 mr का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये आपका थिन स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फीयर मतलब भरा हुआ स्फीयर है, ठीक है, और ये थिन स्फेरिकल शेल है। इसको अगर अपन एक्सिस पे घुमा रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू 2/3 mr का स्क्वायर। ये खोखला है, अंदर से एम्प्टी है। दिस स्फीयर इज बेसिकली फ्रॉम इनसाइड इट इज एम्प्टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये सारे कुछ डेरिवेशंस अपन ने पढ़े थे और इन पे कुछ सवाल भी किए थे, ठीक है। तो उसी सवाल के सिलसिले को जारी करते हुए एक दो सवाल अपन करेंगे और फिर देखेंगे टॉर्क क्या होता है, ठीक है, ओके। तो चलिए भाई साहब, एक और चीज जो आपके कभी कभी देखो, इसका बहुत ज्यादा कुछ महत्व नहीं है, इसको अपन रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब जो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इसके बहुत डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, इसको सिर्फ ऐसा समझना है कि भाई साहब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अभी देखो जैसे यहाँ पे अलग अलग बॉडीज की अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हो गई, अलग अलग एक्सिस पे, अलग अलग बॉडीज की अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस चीज को तुम अगर एक्सिस पे ऐसे घुमाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। सो अलग अलग बॉडीज की अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होती हैं और इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चा पार्टी, एम के का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम के का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। कुछ भी रहने दो, कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने दो, कोई भी बॉडी रहने दो और फॉर्मूला के हिसाब से उसका कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने दो, I will always be equal to mk का स्क्वायर, where k is the radius of gyration, ठीक है। k is basically what, radius of gyration। इतना ही है, सिंपल, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा सा थियोरेटिकली देखेंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या, अबाउट एन एक्सिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस वेयर द होल मास कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो अपन मान सकते हैं कि बॉडी का सारा मास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है उसी को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। हम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, आई बाई एम अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आई बाई एम, बस इतना ही है। अभी जैसे समझो, अभी आपने पढ़ा, देखो तो लेट्स से रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो कोई डिस्क है, देखो
दिस इज बेसिकली अ डिस्क, ठीक है, और इस एक्सिस पे अपन इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, पर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस एक्सिस पे अगर आप इसको घुमाएं किसी डिस्क को, देखो यहाँ पे देखो डिस्क दिया हुआ है, ये एक सॉलिड डिस्क है, कितना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, है ना, तो सॉलिड डिस्क का कितना हो जाएगा mr²/2, तो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा √I/m, है कि नहीं, यही पढ़ा ना आपने, ठीक है। I in case of a solid disk is how much, half mr²/m, ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये कैंसलम यहाँ पे भाई साहब कितना आ गया बोलो, r² का बाहर आ गया r, √2 नीचे रह गया, तो ये हो गया r/√2, बस यही है। रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो रिलेशनशिप है बस उसको याद रखो, सारे सवाल अपने आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I = mk², ठीक है, क्लियर है, I = mk²। ये सारे बॉडीज पे तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है I के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अलग अलग बॉडीज की अलग अलग होती है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग नहीं होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, अलग अलग बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग होती है, ठीक है, बट ये जो है वो स्टैंडर्ड है, I = mk², where k is the radius of gyration, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्लियर है। या अपन जो k = √I/m लिखते हैं, ये भी स्टैंडर्ड है। आर वी क्लियर, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, ओके। चलिए एक सवाल करते हैं इसमें, देखो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है आपको, एक सर्कुलर होल है, देखो, ठीक है, समझ लो भाई साहब, यहाँ पे एक सर्कुलर होल, एक आपका डिस्क है, देखो एक रेडियस है इसका, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है, भरा हुआ डिस्क है, ठीक है, उसपे से आपने एक इतना सा पोर्शन काट दिया है, उड़ा दिया है, ठीक है। इस सर्कल का भाई साहब रेडियस कितना था, इस सर्कल का रेडियस था लेट्स से r, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है r/2, इतना आपने उड़ा दिया है, ठीक है, ओके। अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 is cut from a circular disc of radius r. So this disc was of what radius? कैपिटल R, जिसमें से एक सर्कुलर होल r/2 अपन ने निकाल दिया है, ठीक है, ओके। द डिस्क लाइज इन द xy प्लेन एंड इट्स सेंटर कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। तो ये वाला देखो, ये डिस्क है, ये सेंटर का, समझ लो ये सेंटर जो है वो ओरिजिन में है, xy प्लेन है और ये सेंटर xy के ओरिजिन पे है, ठीक है, ओके। इफ द रिमेनिंग मास ऑफ द डिस्क इज m, तो देखो यहाँ पे रिमेनिंग मास कितना दिया हुआ है, मतलब इसको निकालने के बाद जो डिस्क का मास है वो कितना है m, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, डिटरमिन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, इनिशियल मास डिस्क का कितना हो जाएगा, एंड डिटरमिन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। मतलब अगर इसको आप ऐसे घुमाओ, ठीक है, डिटरमिन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस, इस पे अगर आप इसको घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो अपन मान लेते हैं, लेट आपका सिग्मा बी मास, देखो ये वॉल्यूम तो नहीं है, स्फीयर नहीं है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट, मतलब मास अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, ओके। अभी अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देखो लेफ्ट ओवर मास कितना है, m है, ठीक है, मुझे बताओ लेफ्ट ओवर एरिया कितना है आफ्टर द, तो लेफ्ट ओवर एरिया कितना है, लेफ्ट ओवर एरिया ये कितना है बोलो, पहला पूरा कितना था बोलो, πr², ठीक है, पाई कैपिटल R का स्क्वायर, माइनस अभी कितना एरिया बचा बोलो, नहीं एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इसमें से ये माइनस हुआ ना, तो इसका एरिया कितना होगा, πr/2 का स्क्वायर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, πr² पूरे का हुआ और इसका कितना हो जाएगा, πr/2 का स्क्वायर, so that will be how much, πr² minus πr²/4, so that will be how much, 3πr²/4, 3πr²/4, ये हो गया लेफ्ट ओवर एरिया, ठीक है, क्लियर है, ओके। बताओ मुझे अभी सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा विल बी मास पर यूनिट एरिया, so this will be मास इज हाउ मच, सिग्मा विल बी मास पर यूनिट एरिया, मास कितना हो गया, अरे अच्छा मास कितना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई, रिमेनिंग एरिया और रिमेनिंग मास कितना हो गया, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा विल बी इक्वल टू रिमेनिंग मास अपॉन रिमेनिंग एरिया, ऐसा लिख सकते हैं कि भाई साहब रिमेनिंग एरिया, ठीक है। रिमेनिंग मास कितना दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे दिया हुआ है
इफ द रिमेनिंग मास इज कैपिटल M, और रिमेनिंग एरिया कितना हो गया बोलो 3 पाई r स्क्वायर बाई 4, सो दैट विल बी हाउ मच, ये 4 ऊपर गया, ये 3 नीचे आया, m बाई पाई r का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सिग्मा को अपन क्या मान सकते हैं बोलो, सिग्मा को अपन टोटल मास, जो पहले का था टोटल इनिशियल मास अपॉन टोटल इनिशियल एरिया, ऐसा भी तो मान सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया है, तो टोटल इनिशियल मास लेट्स से हमारा है m डैश, जो पहले देखो इनिशियल मास ऑफ द डिस्क लेट्स से ये m डैश है, तो इनिशियल एरिया कितना था पाई r स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर, ऐसा भी तो है, सिग्मा मतलब क्या है, सिग्मा आपका है मास पर यूनिट एरिया, तो इसको ऐसा भी तो मान सकते हैं टोटल इनिशियल मास अपॉन टोटल इनिशियल एरिया, तो m डैश बाई पाई r का स्क्वायर, मतलब सिग्मा पाई r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो m डैश हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आओ देखो, इस सिग्मा को इस पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा पाई r का स्क्वायर ये कितना हो गया 4m बाई 3, ये कितना है बोलो m डैश, ठीक है, सो इसको अपन लिख सकते हैं m डैश इज इक्वल टू 4m बाई 3, ये हो गया आपका आंसर। तो देयरफॉर डिटरमिन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, सो देयरफॉर इनिशियल मास of the disk, initial mass of the disk is how much, this is 4m by 3, are we getting this people हम, ठीक है, ओके। चलिए भाई सब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, तो देखो इनिशियल मास आपको कितना आ गया बोलो 4/3m, 4/3m, ये हो गया आपका इनिशियल मास, ठीक है, ओके। चलो भाई साहब अभी इसको करना है डिटरमिन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमिन करना, अभी आप क्या कर रहे हैं, इसके मास को कुरेद कर बाहर निकाल दिया आपने, ठीक है, और इसको भाई साहब इस एक्सिस पे घुमा रहे हैं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, ओके। तो समझो भाई साहब यहाँ पे आपका रिमेनिंग मास कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द, तो अगर हम बोले कि भाई साहब मास ऑफ द डिस्क रिमूव्ड, अरे चलना भाई साहब, ठीक है, सो आपका भाई साहब मास ऑफ द डिस्क रिमूव्ड ये कितना होगा बोलो, मास ऑफ द डिस्क रिमूव्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इफ द रिमेनिंग मास आपका m है, ठीक है, रिमेनिंग मास आपका m है, इसको निकालने के बाद तो मास ऑफ द डिस्क रिमूव कितना होगा बोलो, फटाफट फटाफट, हाँ देखो सिग्मा है ये, सिग्मा हम यहाँ पे मान सकते हैं मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड, मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड अपॉन एरिया ऑफ डिस्क रिमूव्ड, ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ डिस्क रिमूव्ड नहीं मालूम, लेट्स से m डैश डैश हो गया, ये एरिया ऑफ डिस्क रिमूव कितना है पाई इंटू r बाई 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 4m डैश डैश, और ये हो गया पाई r का स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा, तो सिग्मा इंटू पाई r का स्क्वायर ये कितना हो गया 4m डैश डैश, ठीक है, ये क्या है बोलो, ये तो आपका इनिशियल मास है ना भाई साहब, ठीक है, टोटल इनिशियल मास है ये भाई साहब, देखो आपका टोटल इनिशियल मास है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं m डैश इज इक्वल टू 4m, और इनिशियल मास की वैल्यू कितनी आई है देखो, इनिशियल मास आया 4m बाई 3, तो ये हो गया आपका 4m बाई 3, इसके जगह पे लिख रहे हैं इज इक्वल टू 4m डैश डैश, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ द डिस्क रिमूव्ड इज हाउ मच m बाई 3, ठीक है, मास ऑफ द डिस्क रिमूव्ड इज हाउ मच m बाई 3, ठीक है, क्लियर है, ऐसा भी कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना है 4m बाई 3 आपका इनिशियल मास था, और कितना मास आपने रिमूव किया है m, तो ऐसा अगर करोगे देखो 4m बाई 3 माइनस कितना है भाई साहब आपने रिमूव किया कितना m, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 3 4m माइनस 3m, सो दिस विल बी हाउ मच m बाई 3, सिंपल, यहाँ पे आ गया आपका m बाई 3, मास ऑफ द डिस्क रिमूव्ड इज m बाई 3, ठीक है, ओके। अभी अपन यहाँ पे भाई साहब कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे ठीक है, द गिवन अरेंजमेंट कैन बी कंसीडर्ड, अभी यहाँ पे बिग डिस्क 4/3m हो गया, स्मॉलर डिस्क कितना था भाई साहब आपका m/3 जिसको आपने रिमूव किया है, ठीक है, ओके, ये स्मॉलर डिस्क हो गया जिसका रेडियस कितना है r/2 और जिसका मास कितना है m/3, और बिगर डिस्क क्या था भाई साहब जिसका मास कितना है 4/3m अपन ने कैलकुलेट किया है, और जिसका रेडियस कितना है कैपिटल R, ठीक है, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिग डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिगर डिस्क का कितना हो जाएगा बोलो,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, ऑफ बिगर डिस्क जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस भाई साहब आर है, ये कितना हो जाएगा बोलो। जब भी हम किसी डिस्क को रोटेट करते हैं, जब भी अपन किसी डिस्क को रोटेट करते हैं, तो लेट्स से हमने यहाँ पे भाई साहब आई, चलो लेट्स से I1 ले लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिगर डिस्क, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मास कितना है भाई साहब, ये मास है आपका जो आपने मास निकाला था, देखो इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, दिस इज हाउ मच, इनिशियल मास ऑफ द डिस्क इज हाउ मच, एम डैश मतलब हो गया आपका कितना, दिस इज हाफ इंटू 4m/3 r का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2, दैट विल बी हाउ मच, 2/3 mr का स्क्वायर। ये हो गया आपका बिगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ये हो गया बिगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल डिस्क ऑफ मास m2, स्मॉलर डिस्क ऑफ मास m2 एंड रेडियस r/2 अबाउट o। अगर हमने इसको देखो, ये एक रेट, ये ऐसा है, देखो यहां पे, अरे यार यहां पे अगर आप देखोगे, ये दो एक्सिस हैं, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, दोनों क्या है आपके पैरेलल एक्सिस हैं, ठीक है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, हाँ, प्लस mh स्क्वायर, ठीक है, I नॉट प्लस mh स्क्वायर होगा भाई साहब, ओके। तो ये दोनों एक्सिस समझ रहे हो, देखो ये वाला एक एक्सिस, ठीक है, और भाई साहब ये वाला एक एक्सिस, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। दीज आर द टू एक्सिस दैट यू हैव, ठीक है, ओके। तो अगर हम इस वाले एक्सिस की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, स्मॉलर डिस्क, ठीक है, अबाउट लेट्स से आपका कौन सा पॉइंट, ओ डैश, अबाउट ओ डैश। ये कितना हो जाएगा बोलो, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ, ठीक है। अगर मैं इसमें इसको इसमें घुमा रहा हूं, हाफ m r स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, हाफ m r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो ये हो गया m r स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो आपका कितना हो गया बोलो, I2 की वैल्यू हो गई m r स्क्वायर बाई 8, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल डिस्क अबाउट ओ, अगर अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि हम इसको इसमें घुमा रहे हैं ना, तो इस स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, इसका जितना है प्लस इसका इतना, ठीक है, प्लस आपका कितना डिस्टेंस है एम आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी, यहाँ पे एम आर का स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर निकालते हैं भाई साहब, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, ऑफ स्मॉलर डिस्क, लेट्स से कौन सा भाई साहब आपका r/2 का, अबाउट पिछली बार अपन ने क्या लिया था, o डैश लिया था, ये वाला, अब की बार क्या लेंगे, o पे, ठीक है, अबाउट o। तो यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू I, लेट्स से I3 लिख लेते हैं अपन, I3 विल बी इक्वल टू, बोलो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I2, ठीक है, प्लस ये m इंटू एच का स्क्वायर, जैसे इन्होंने बोला भाई साहब, यहाँ पे h कितना है आपका r/2, है ना, समझ में आ रहा है ये। तो ये हो गया आपका r/2 का स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया I3 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, I2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है m r स्क्वायर बाई 8, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, m r स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 8, ये हो गया m r स्क्वायर प्लस यहाँ पे इंटू 2, तो ये हो गया 2m r का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 3m r स्क्वायर बाई 8। तो ये हो गया भाई साहब आपका I3, ठीक है। ये I3 का वैल्यू कितना आ गया, m r स्क्वायर बाई 8। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अब बताओ क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू फ्रॉम हियर, जल्दी जल्दी फटाफट,
देखो आपने पहले क्या किया, बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ठीक है, बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर आपने क्या किया, छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उसके सेंटर पे, फिर आपने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हुए छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट दिस सेंटर, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इससे को तो आपने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है, ठीक है। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इसको किससे माइनस करना है, ये बड़े वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, दैट विल गिव यू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये समझ में आ रहा है? प्रोसेस समझिए, एक डिस्क है, एक डिस्क में से इतना आपने कुरेद कर बाहर निकाला है, ठीक है, और आप इसको सेंटर पे घुमा रहे हैं, आपको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। पहले आपने निकाला बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये इंक्लूडेड था, फिर आपने क्या निकाला, इस छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे, फिर आपने क्या निकाला, इस छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस पे घुमाया होता उसको बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इस पूरे में से इसको, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल दोगे क्योंकि ये निकल चुका है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, देयरफॉर रिजल्टेंट MOI, ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, रिजल्टेंट MOI विल बी इक्वल टू I1, ठीक है, I1 माइनस I3, है ना भाई साहब, I1 माइनस I3, ये I1 माइनस I3, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब। तो यहां पे कितना हो गया बोलो, 2/3 MR का स्क्वायर माइनस 3/8 MR का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो MR के स्क्वायर को अपन ने कॉमन निकाला, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 3 24, ये हो गया आपका MR का स्क्वायर, ठीक है, 3 8 2 8 16 माइनस 8 3 ये हो गया आपका 3 3 9, ठीक है, 16 माइनस 9, 3 8 24 2 8 16 8 3 24 3 3 9, तो 16 माइनस 9 यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये हो गया 13 कैसे आ गया भाई साहब, गलत आंसर है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 16 माइनस 9 7/24 MR का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब MR का स्क्वायर, क्लियर है? ओके ओके ओके, ओके यहाँ पे देखो 3 आइडेंटिकल थिन रॉड्स, यहाँ पे 3 रॉड हैं, ठीक है, 3 रॉड्स, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l, सबका मास कितना है m और लेंथ कितना है भाई साहब l, आर जॉइंट टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम। तो आपका देखो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम हो रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स वन साइड, तो पैरेलल, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक साइड पे पैरेलल, ठीक है, तो ये इस एक साइड पे भाई साहब पैरेलल, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज OO डैश व्हिच इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड्स दैट इज AB, ठीक है, इस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, पैरेलल टू एंड पासिंग थ्रू द ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी दिया होता तो आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना था, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, so let's take up an equilateral triangle, this is like an equilateral triangle, 60 60 60 हो गया भाई साहब, 3 identical thin rods each of mass m and length l are joined to form an equilateral triangular frame, find the moment of inertia of the frame about an axis parallel to one of its sides। तो कोई एक साइड को ले लेते हैं अपन, ये वाला साइड देखो, ठीक है, और इस पे एक इसका पैरेलल, ये पैरेलल एक्सिस है, देखो किसी एक साइड पे पैरेलल अपन ने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड्स, about an axis which is parallel to one of its sides, ठीक है, and passing through the opposite vertex, और ये opposite vertex से पास हो रहा है, तो ये A, ये B और ये C हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज, ये हो गया भाई साहब आपका 60 डिग्रीज, ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज, ये इसके क्या हो जाएगा भाई साहब पैरेलल, ठीक है।
तो आपने एक ऐसा एक्सिस चुना है दैट इज लेट्स से ओ ओ डैश, इस पे आप इसको घुमा रहे, ठीक है, यू आर बेसिकली रोटेटिंग अबाउट दिस। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक का लेंथ भाई साहब यहाँ पे कितना है बोलो, हर एक का लेंथ हो गया कितना L, ठीक है, all of them have the same length that is L, ठीक है, all of them have the same length that is L, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अगर हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन, रेडियस ऑफ डायरेक्शन तब निकल ही आएगा, पहले अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बोलो, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो आई ऑफ, समझ लो ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो इससे डिस्टेंस कितना है, अगर मैंने देखो इस डिस्टेंस को मापा, समझो 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 भाई साहब, ये वाला डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां से कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर, और लेट्स से ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले एक्सिस से इस वाले रॉड का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, ये ना, ये तो डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है ना भाई साहब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लेते हैं किसका भाई साहब, ए बी का, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बी, तो ये आई ए बी, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, आपका देखो यहाँ पे होगा m, ठीक है, और r का स्क्वायर, ठीक है, तो r यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस d का स्क्वायर है कि नहीं, m d का स्क्वायर, ये d कितना है बोलो भाई, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान से देखो, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, z बन रहा है, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अगेन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये 60 क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब d अपॉन l, ये d अपॉन l, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, साइन ऑफ 60 बोल सकते हैं कि नहीं, तो आपका d कितना हो गया, l साइन 60, ठीक है, तो एम डी का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एम डी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट, रॉड का भाई साहब कितना था, मैंने रॉड का निकाला था 1/, नहीं वो सेंटर पे जब है, तो जब एक एंड पे है तब कितना होगा, टू 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 एम 1/3 ml स्क्वायर है ना, ओके, हाँ सही है। अगर हम किसी रॉड को ऐसे घुमाते हैं ना, देखो अगर इसके एंड से घुमा रहे हैं, ठीक है, एंड एक्सिस पे, इधर किसी भी एक एक्सिस पे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये होता है m, कितना बोला, 1/3 ml का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने को भी भाई साहब ऐसे मानना पड़ेगा कि ये रॉड ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है अगर, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो यही है ना, तो 1/3 md का स्क्वायर, ये d हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये समझ में आ रहा है, रॉड का हम ऐसा नहीं ले सकते, रॉड को हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, तो 1/3 ये हो गया भाई साहब, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम ऑफ एक्सिस ईच ऑफ मास m दिया हुआ है, और d मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, l sin 60 का स्क्वायर, l sin 60 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाफ, सॉरी 1/3 m, और l और sin 60 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1/3 ml इंटू 3/4, कैंसिल, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, ml स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AC, ये भी कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 4, लिख सकते हैं बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AC भी इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB भी इतना ही है, ठीक है। अभी आपको BC का निकालना है, तो BC का कितना हो जाएगा बोलो, ये इतना मास है और ये कितने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे है, तो आप इस मास को ही ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रॉड का कोई चीज नहीं चाहिए, आपको भाई साहब कितना चाहिए बोलो, m, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच ऑफ AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB दैट विल बी हाउ मच, ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपने निकाला ना अभी, कितना आया, ml स्क्वायर बाई, ओ
ठीक है। तो आपका भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC ये कितना हो जाएगा बोलो, मास इसका है भाई साहब m, ठीक है, मास इसका है m और इसका डिस्टेंस कितना है d का स्क्वायर, दैट विल बी m इंटू डी कितना था भाई साहब आपका L sin 60 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब m L का स्क्वायर इंटू ये हो गया आपका √3/2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच m L और ये हो गया आपका इंटू 3/4 ml स्क्वायर 3/4, तो 3ml स्क्वायर बाई 4 हो गया ये, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया AB, ठीक है, BC, ठीक है, एंड अगेन सॉरी और AC, ठीक है। सो इन तीनों को ऐड करना है भाई साहब, तो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी ml स्क्वायर बाई 4 दैट इज AB का प्लस AC का भी वही आया ml स्क्वायर बाई 4 प्लस 3ml स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे भाई साहब कितना आ गया आपका m 3 + 1 4 1 5 है ना, 5/4 ml का स्क्वायर, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। यहाँ पे पूछा आपको रेडियस ऑफ गायरेशन, मैंने आपको पहले भी बताया रेडियस ऑफ गायरेशन को क्या करोगे भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mk का स्क्वायर, कैसा भी बॉडी रहने दो, कैसा भी एक्सिस रहने दो, कुछ भी रहने दो, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तुमने क्या निकाला है भाई साहब, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/4 ml का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू mk का स्क्वायर, कैंसिलम 5/4 L का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर, सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5/L/2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज √5L/2। आर वी क्लियर? 12 कैसे आ गया भाई साहब यहाँ पे, अच्छा हाँ पूरा ही अंडर रूट होगा ना भाई साहब, हाँ लेकिन 5/4 m का स्क्वायर, हाँ सही है भाई साहब, सही है। मैं गड़बड़ कर रहा हूं यहाँ पे, बता सकते हैं क्या गड़बड़ है? एक गड़बड़ हो रहा है इस कैलकुलेशन में, यहाँ पे सब सही है। आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना है भाई साहब, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका 5/4 ml का स्क्वायर। यहां पे मेरे से गड़बड़ हो रही है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया, लेकिन ये जो मास m है वो क्या है, तुमने यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है ना, यहाँ पे mk का स्क्वायर किया है, लेकिन तुम यहाँ पे तो एक ही m ले रहे हो ना, एक रॉड का ही मास ले रहे हो। कितने रॉड है यहाँ पे, 1 2 3, तो कितना होना चाहिए 3m होना चाहिए ना। इस पूरे सिस्टम का तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया है, लेकिन इधर मास तो तुमने टोटल एक का ही लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई साहब, दिस विल बी 3m k का स्क्वायर, दैट्स द मिस्टेक दैट वी वर मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे m और ये m भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 इधर आया, तो ये हो गया आपका 4/12, ठीक है। सो आपका यहाँ पे √12 मतलब आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू √5/12L, ठीक है, दैट विल बी द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, क्लियर है? ओके। चलिए भाई साहब अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज बेसिकली टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, कोई भी फोर्स जिसका एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। जैसे देखो घड़ी की सुई चल रही है तो एक टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो वी हैव लर्नड इन पार्टिकल डायनेमिक्स हाउ अ नेट फोर्स अफेक्ट्स लीनियर मोशन बाय कॉजिंग एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। तो देखो आपके पार्टिकल डायनेमिक्स में या ट्रांसलेशन मोशन में आपका कॉज क्या था भाई साहब, फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसी तरह से रोटेशनल मोशन में ये फोर्स का एनालॉगी क्या हो जाता है, टॉर्क, ठीक है, और मास का एनालॉगी क्या होता है, आई, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, दैट इज अल्फा, ठीक है, सेम, ठीक है। Now a net external force acts linear motion to change, but what causes rotational motion to change? It is simply the net force which produces angular acceleration. ये जो angular acceleration produce कर रहा है, no, it is the torque which is responsible for angular motion, ठीक है। तो आपके लिए बस अब torque responsible हो जाता है when a force is exerted on a rigid object pivoted about an axis, मतलब यहाँ पे फिक्स है और इसको अपन घुमा रहे हैं ऐसे, एक एक्सिस पे ये पिवटेड है, तो अगर ऐसे बॉडी पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, इट कॉजेस इट टू रोटेट अबाउट दैट एक्सिस। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट सम एक्सिस इज मेजर्ड इन अ क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। तो फोर्स का ही भाई साहब रूपांतरण हो जाता है किसमें, टॉर्क में। द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंजेस इनटू टॉर्क व्हेनेवर यू चेंज फ्रॉम ट्रांसलेशन टू रोटेशनल मोशन, ठीक है, ओके।
The word torque, which comes from the Latin word to twist, may be loosely identified as turning or twisting action of the force. When you apply a force to an object, such as a screwdriver or torque wrench, with the purpose of turning that object, you are applying a torque. जैसे आप भाई साहब स्क्रू ड्राइवर से किसी स्क्रू को खोलने की कोशिश कर रहे हैं या टाइट देने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू अप्लाइंग टॉर्क. ठीक है, आपका जो फोर्स है, देखो एक होता है भाई साहब आप हथौड़े से किले को मार रहे हो अंदर जा रहा है, ये भाई साहब आपका ट्रांसलेशन मोशन है, आप पुश कर रहे हैं वो अंदर जा रहा है. लेकिन ये वाला टॉर्क मोशन है, दिस इज बेसिकली टॉर्क, जब आप स्क्रू ड्राइवर से कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो अ फोर्स बट दिस इज अ टॉर्क फोर्स. ठीक है, ओके. सो व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सच एज स्क्रू ड्राइवर और टॉर्क, if you want to open a heavy door, you must certainly apply a force, but that is not enough. When you apply the force, that is what direction you push are also important. When you push a door with a force F, it is not possible to rotate the door. You will have a hard time opening the door. तो अगर डोर को तुम उल्टा खोलना चाहोगे तो वैसा नहीं खुलेगा वो, है ना. डोर को अगर उल्टा खोलना चाहोगे, क्योंकि इसका हिंज जो है वो इस तरफ है. ठीक है, तो ये जो हिंज होता है वो क्या होता है, आपके डोर को खोलने में मदद करता है. ठीक है, so line of action is an extended line drawn collinear with the force. दो concepts which are important for the definition of torque: line of action of the force and lever arm. lever arm होता है और line of action. lever arm मतलब जिस पे आप लगा रहे हैं force. और देखो टॉर्क कैसा होता है, समझ लो यहाँ पे ये चीज फिक्स्ड है. ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ. ठीक है, इस फोर्स से मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इस फोर्स से इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है, दिस इज बेसिकली द फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड, द बॉडी इज पिवटेड एट दिस एंड, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन. तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज नोन एज टॉर्क. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, सो फोर्स, दिस इज कॉल्ड द लीवर आर्म. ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन को अपन लीवर आर्म भी बोलते हैं. ठीक है, इतना डीप हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि फोर्स को अपन टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे. ठीक है, तो अगर किसी जगह पे टॉर्क लग रहा है, ठीक है, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा. आप भाई साहब टॉर्क को ऐसा मान सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ. ठीक है, आर हो गया भाई साहब आपका क्या, आर इज बेसिकली द टेंजेंशियल आपका जो डिस्टेंस है. ठीक है, अभी ये दोनों क्या है भाई साहब, आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा. देखो टॉर्क को अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो ये होगा, और अगर भाई साहब आपके मॉड फॉर्मेट में लिखूं तो ये हो जाएगा आर मॉड एफ मॉड, और ये हो गया आपका साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द फोर्स. ठीक है, कह रहे आर एफ साइन थीटा, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब टॉर्क. टॉर्क की वैल्यू हो गई ये. ठीक है, अभी टॉर्क का भाई साहब ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा एल, ये कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस 2. तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क. ओके, चलिए भाई साहब इसमें कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. तो लेट्स से आपने भाई साहब आप एक स्क्रू को घुमा रहे हैं, या आप रेंज लेते हैं ना, रेंज लेते हैं ऐसा. ठीक है, उसको ऐसे घुमा रहे हैं. यू आर इंस्टॉलिंग अ न्यू स्पार्क प्लग. स्पार्क प्लग आपके स्टार्टिंग में होता है, किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क प्लग होता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो बेसिकली करंट ड्रॉ करता है. ठीक है, इन योर कार एंड द मैनुअल स्पेसिफाइज दैट इट विल बी टाइटन टू अ टॉर्क दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 50 न्यूटन मीटर. देखो टॉर्क का आपका यूनिट क्या हो जाएगा, टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ, है ना भाई साहब. ये होता है आपका न्यूटन में, ये होता है आपका मीटर में, तो न्यूटन मीटर. ठीक है, यूजिंग द डेटा इन द ड्राइंग डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द. तो आप कितना भाई साहब फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे. ठीक है, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे. देखो यहाँ पे आपने एक रेंच से इसको आपको टाइट देना है, और यहाँ पे मैनुअल में स्पेसिफाइड है कि जब तक आप 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क नहीं देंगे तब तक वो टाइट नहीं हो पाएगा. ठीक है, ओके. अभी डेटा दिया हुआ ड्राइंग में देखो, यहाँ पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स आपका कैसे जा रहा है, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, आप टाइट दे रहे हैं, है ना, ऐसे बार बार ऐसे आप टाइट देते जा रहे हैं, तो फोर्स आप इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं. सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स से डिस्टेंस कितना है भाई साहब, ये हो गया आपका लीवर आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है, ये हो गया आपका 0.5 हो गया. ये एंगल कितना क्या है भाई साहब, 30 डिग्रीज का. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. ओके, सो आप बताइए यहाँ पे कितना टॉर्क हो जाएगा, व्हाट विल बी द टॉर्क. ठीक है, आपका ये जो एल है, ठीक है, दिस विल बी व्हाट. आप देखो फोर्स के डायरेक्शन में लेना है ना हमको, या तो फोर्स को इसके डायरेक्शन में लेना है या तो इसको इसके डायरेक्शन में. अभी फोर्स भाई साहब किस तरफ है, इस तरफ है,
और ये भाई साहब किस तरफ है आपका, देखो ये एल भाई साहब इस तरफ है ना, एल इस तरफ है, तो फोर्स और एल के बीच में या आर के बीच में, ये आर और फोर्स के बीच में कितने का एंगल आ रहा है, देखो 30 डिग्री का। ये वाला देखो लेंथ है, और फोर्स आप किस तरफ लगा रहे हैं, फोर्स आपका ऐसे आ रहा है ना, दिस इज दिस इन दिस डायरेक्शन, ये लेंथ किस तरफ है, इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितने का हो रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, टॉर्क विल बी इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू, भाई साहब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पे हम, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें डायरेक्शन की नहीं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, तो ये हो गया आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5। ठीक है, फोर्स अपने को नहीं मालूम है, और यहाँ पे कितना है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 30 मतलब हो गया आपका 1/2, और ये टॉर्क कितना दिया हुआ है आपका 50, दिस इज गिवन एज 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 2 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 10 जा 50, तो ये हो गया 10 2 जा 20, 20 इंटू 2 दैट इज 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं, यू आर बेसिकली पुटिंग अ 200 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो आप समझिए कितना बड़ा फोर्स होगा ये, मतलब एक 20 केजी के आदमी का जितना फोर्स होता है उसका वेट उतना आप लगा रहे हैं एक रेंज से। ठीक है, टॉर्क आपके उस फोर्स को कवर कर लेता है। ठीक है, इस चीज को समझिए, जहां पे भी टर्निंग इफेक्ट होता है वहां पे वो फोर्स कवर हो जाता है, मतलब इसको घुमाने के लिए आपको एक 20 केजी के इंसान की जरूरत पड़ेगी, उसका जितना वेट होता है उतना फोर्स लगेगा, लेकिन टॉर्क आपका वैसा 50 न्यूटन पर मीटर में काम चल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, इसको अगर घुमाना रहता तो मुझे कितने का फोर्स लगाना रहता, 200 न्यूटन का, लेकिन अगर इसको घुमाना है तो अगर मैं टॉर्क का इस्तेमाल करूं, ठीक है, तो भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, आपके 50 न्यूटन पर मीटर से ही चल जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये आपका लीवर आर्म हो गया, लीवर आर्म भाई साहब कितना दूर है फोर्स से, देखो ये आपका फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लीवर आर्म ये फोर्स का डायरेक्शन है, इसका दूरी कितना है, ये वाला आपका एल, ये वाला कितना हो जाएगा एल साइन 30, है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन 30, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच साइन 30, एच यहाँ पे क्या है एल, एल साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इस वाले सवाल को करने की कोशिश करो। अ मीटर स्टिक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल। ठीक है, एक मीटर स्टिक को रखा हुआ है, मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर का। ठीक है, अ मीटर स्टिक जब हम बोलते हैं तो मीटर स्टिक विल बी इक्वल टू 1 मीटर, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल, वन एंड ऑफ द मीटर स्टिक इज हिंज टू अ टेबल। हिंज मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, जैसे आपके डोर्स फिक्स्ड होते हैं वैसे ये भी फिक्स्ड है, इज हिंज टू अ टेबल सो दैट द स्टिक कैन रोटेट फ्रीली इन अ प्लेन पैरेलल टू द टेबल टॉप। तो ये जो स्टिक है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है इन अ प्लेन पैरेलल टू द टेबल टॉप। ठीक है, टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द स्टिक इन सच अ वे दैट द नेट टॉर्क इज 0। दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला फोर्स, ठीक है, और एक ये वाला फोर्स। F2 एक एंगल थीटा बना रहा है, F1 कोई एंगल नहीं बना रहा है लेकिन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके। नेट टॉर्क आपका क्या है, 0 है, नेट टॉर्क आपका क्या है भाई साहब 0 है। ठीक है, द फर्स्ट फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी दिया हुआ है कितने का है 2 न्यूटन का है, and is applied perpendicular to the length of the stick at the free end. ठीक है, the second force has a magnitude F2 that is equal to 5 Newton and acts at an angle 30 degree। तो ये एंगल भी आपको दी हुई है भाई साहब 30 डिग्री की है। ठीक है, with respect where along the stick is the 5 Newton force applied। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स कहां पे अप्लाई हुआ है, where along the stick, अच्छा यहां पे कहां पे अप्लाई हुआ है, ये 5 न्यूटन का जो फोर्स है ये कितने डिस्टेंस पे ही अप्लाई हुआ है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द स्टिक, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द एंड ऑफ द स्टिक दैट इज हिंज्ड। ठीक है, यहां से आपको एक्सप्रेस करना है डिस्टेंस को। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी आप देखो यहां पे स्टिक को ले लेते हैं भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ स्टिक, ये स्टिक हो गया भाई साहब। ठीक है, लेट्स से, और ये भाई साहब 1 मीटर का स्टिक है, और यहां पे आपका एक फोर्स आ रहा है, सो लेट्स से ये आपका हो गया भाई साहब फोर्स, इस डायरेक्शन में ये फोर्स है। ठीक है,
यहाँ पे ये हिंज्ड है, मतलब क्या है भाई साहब, फिक्स्ड है, ठीक है, इट इज बेसिकली फिक्स्ड हियर, सो दिस इज बेसिकली फिक्स्ड हियर। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, क्योंकि आपका आर्म लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, तो इधर से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया भाई साहब, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला एंगल, ये आपका है क्या, F2, जो कितना है 5 न्यूटन का है, और ये वाला थीटा एंगल कितने का है भाई साहब, 30 डिग्री का है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 30 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी 30, ओके। तो लेट्स से ये वाला हो गया, ये वाला लेंथ हो गया आपका L1, ये वाला लेंथ हो गया आपका L1, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो F1 and is applied perpendicular, the first force is the magnitude of F1 and is applied perpendicular to the length of the stick at the free end, मतलब यहाँ पे इसका लेंथ अपने को मालूम है, ठीक है। तो भाई साहब लेट्स से, चलो इसको L2 मान लेते हैं, F2 के साथ L2, ठीक है, F2 के साथ भाई साहब हो गया ये L2, और लेट्स से आपका ये वाला हो गया भाई साहब कितना, F1, ये वाला फोर्स है अपना F1, जिसका कितना वैल्यू है 2 न्यूटन, F1 का वैल्यू है 2 न्यूटन। ऑब्वियसली ये वाला लेंथ कितने का है, ये वाला लेंथ है भाई साहब आपका 1 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका 1 मीटर का। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर बी क्लियर। यहां से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, वी हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर आउट हियर, क्लियर क्लियर क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। बताइए अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, बोलिए बोलिए ना बोलिए। तो देखो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, और ये वाले फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो किस तरफ है भाई साहब, इस तरफ है कि नहीं। तो आपके ये वाले फोर्स क्या हो जाएगा, इसका यहां से डिस्टेंस और इसका यहां से डिस्टेंस, मतलब आप बोलोगे यहाँ पे देखो लेट्स से ये डी लेट्स से आपका ये वाला डिस्टेंस अपन ने डी ले लिया, ठीक है, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस अपन ने क्या ले लिया, डी, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेसिकली आपको, ठीक है। देखो आपका यहाँ पे पूछा गया है वेयर अलोंग द स्टिक इज द 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई, ये जो 5 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इस स्टिक में कहां पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो दिस विल बी, अगर L2 की वैल्यू करें, देखो ये वाला ट्राइंगल क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 30, तो मतलब L2 बाई D इज इक्वल टू sin 30 है कि नहीं, sin थीटा या लेट्स से sin 30, so that will be how much, L is equal to D sin 30, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब। L की वैल्यू कितनी हो गई, L2 की वैल्यू एक्चुअली D sin 30 हो गई। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin 30, so L2 is equal to D sin 30। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूं, ओके। नेट टॉर्क आपका क्या है, जीरो है, नेट टॉर्क आपका जीरो है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इसका टॉर्क कितना होगा, F1, यहां से देखो, यहां से ये वाला डिस्टेंस F1 का इसके साथ डिस्टेंस कितना है, L1, ठीक है, जिसका मतलब 1 मीटर है, तो F1 L1, ये फोर्स इस तरफ है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, F2 से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो F2 जो फोर्स है वो किस तरफ है, देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और F2 फोर्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, L2, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो देखो आपने जो पॉइंट लिया है ना, उस पॉइंट से आपको फोर्सेस के डिस्टेंसेस निकालने हैं। एक फोर्स लग रहा है F1 जो भाई साहब कितने डिस्टेंस पे, L1 डिस्टेंस पे, लेट्स से 1 मीटर, और दूसरा फोर्स लग रहा है आपका F2 जो यहां लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है आपका भाई साहब, देखो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस नहीं है, डी डिस्टेंस नहीं है, इस फोर्स को आप आगे लेकर जाओ और यहां से एक परपेंडिकुलर डोलो, तो ये वाला डिस्टेंस होगा इस फोर्स का, बेसिकली ये फोर्स ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, ये वाला आपका डिस्टेंस होगा L2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये F2 इंटू डी नहीं लिखेंगे, यहां पे ये परपेंडिकुलर है, देखो एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर, ये वाला आपका लेंथ ऑफ द आर्म हो गया और ये फोर्स ये आपके परपेंडिकुलर है, यहां पे भी वैसा ही करना पड़ेगा आपको, ये फोर्स और ये भाई साहब L2 ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एट द पॉइंट वेयर इट इज रोटेटिंग, ठीक है, ओके। तो F1 L1 किस तरफ, इस तरफ, और F2 L2 किस तरफ होगा, दूसरी डायरेक्शन की तरफ, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F1 L1 माइनस F2 L2, और कोई टॉर्क तो है नहीं भाई साहब, तीसरा टॉर्क यहाँ पे होगा, लेकिन यहां से इसका डिस्टेंस ही कुछ नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो F1 L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 L2 के बराबर, ठीक है, F1 L1
is equal to F2 into L2. So that is going to give you how much people? ठीक है, this will be F1 into L1. कितना हो गया बोलो? L1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 है ना, 1। और F1 की वैल्यू कितनी है बोलो? F1 की वैल्यू है भाई साहब 2 न्यूटन है। चलिए, F1 की वैल्यू है भाई साहब आपकी 2 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी है? 5। और L2 की वैल्यू कितनी है? d sin थीटा। d sin 30 मतलब हो गया d by 2, है ना। ओके, सो आपका देयरफॉर d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 into 2 into 2 upon 5, ठीक है। सो दैट विल बी 4 upon 5। तो ये हो गया कितना? 0.8 मीटर, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस, therefore the distance of the point from one end is equal to 0.8 मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके 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 ओके। देखो, अगर आपको टॉर्क को एक्सप्रेस करना है, आप टॉर्क को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाउ विल बी बेसिकली एक्सप्रेस टॉर्क? ठीक है, तो टॉर्क आपका हो गया R इंटू एफ, है ना। तो R और F को अगर आपने, देखो समझ लो ये R और F है, तो देखो जैसे आपका यहाँ पे दिस इज R एंड दिस इज F, ठीक है। इन दोनों के बीच में, या दोनों एक्स वाई प्लेन पे, थीटा पे, तो ये R है और ये भाई साहब आपका F। तो आप क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल निकालोगे टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अभी आप जा रहे हो R से F की तरफ, तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। अगर आपका इधर F होता, लेट्स से इधर R होता, लेट्स से इधर R होता, और आपका लेट्स से इधर F होता, ठीक है। तो आप कैसे जाते थे भाई साहब? R से F की तरफ, तो द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वुड हैव बीन इनसाइड द बोर्ड, हियर द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वाज आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। जो आपका वेक्टर एनालिसिस में होता है भाई साहब, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैप R इंटू F, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी R इंटू F। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए, अभी जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है R की वैल्यू X, ये समझ लो R वेक्टर है। R वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी हुई है आपकी, फोर्स की वैल्यू है F X I कैप प्लस F Y J कैप प्लस F Z K कैप। ये फोर्स की वैल्यू दी है, ठीक है। क्लियर है? आपको मालूम है जब हम करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है? ऐसा आपका भाई साहब डिटर्मिनेंट बनाते हैं I J K, और उसके हिसाब से अपन लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट में आंसर लाने की कोशिश की, तो एक तो भाई साहब आपका होता है, अगर R और F का आपको मैग्नीट्यूड मालूम है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो दिस विल बी R का मैग्नीट्यूड इंटू F का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे भाई साहब? R इंटू F विल बी इक्वल टू, ये हो गया I कैप J कैप और ये हो गया K कैप, ठीक है। यहां पे हो गया X Y Z, ये हो गया F X F Y और ये हो गया F Z, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो अभी अपना कितना आंसर आ जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? R इंटू F विल बी हाउ मच? आपने लिखा भाई साहब I कैप और डिटर्मिनेंट में क्या क्या रहेगा बोलो? Y F2 F, ठीक है। ये हो गया Y Z और F Y F Z, फिर आपका होगा माइनस, ठीक है। माइनस आपका क्या भाई साहब? J कैप। J कैप में क्या क्या आ जाएगा बोलो? X Z और F X F Z, तो ये हो गया X Z और F X F Z, ठीक है। प्लस हो गया आपका भाई साहब K कैप। K कैप में क्या क्या आ जाएगा बोलो? X Y F X F Y, तो X Y और ये हो गया F X और F Y, ठीक है। क्लियर है? अब इसको कर लो भाई साहब। यहाँ पे कितना हो गया? Y इंटू F Z माइनस Z इंटू F Y, ये हो गया भाई साहब क्या? I कैप ब्रैकेट में, ये हो गया I कैप, ठीक है। माइनस F2X माइनस Z F X, ये हो गया भाई साहब आपका Z कैप, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? X F Y माइनस Y F X, ये हो गया आपका K कैप, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको I Z खत्म हो गया,
ये फोन कर ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे कपल की बात करते हैं। कपल बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे कपल और टॉर्क बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ अ कपल इज गिवन बाय आर एफ, वेयर आर परपेंडिकुलर द सेपरेशन ऑफ द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर फोर्सेस। देखो जैसे अगर मैं इस चीज को घुमा रहा हूं, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, एक को फिक्स कर दिया और दूसरे को घुमा रहे हैं, है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि भाई साहब इधर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा भाई साहब, ऐसे घूमेगा, है ना। इसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब इधर इस तरफ फोर्स और इधर इस तरफ फोर्स, दिस विल फॉर्म अ कपल, ठीक है। सो कपल बेसिकली देखो एफ का फोर्स इधर, एफ का फोर्स इधर, इसमें अपन घुमा रहे हैं। लेट्स से ये हो गया आपका 2L, तो ये हो गया M इंटू L और ये हो गया M इंटू L, ठीक है। क्लियर है, ये फोर्स इधर इंटू L, ये फोर्स इधर इंटू L। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस विल बी बेसिकली कपल। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके लेट्स से यहाँ पे अपन देखो कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। 2 स्मॉल किड्स वेइंग 10 kg एंड 15 kg, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली आर ट्राइंग टू बैलेंस अ सीसॉ ऑफ टोटल लेंथ 5। इसको देखो, इन सवालों को समझने के पहले आप सब लोगों ने जिम का सेटअप देखा रहेगा, है ना। तो जैसे अगर वो जिम में जो रॉड्स होते हैं, देखो इस तरीके का समझ लो कोई रॉड है, ये आपका रॉड है, ठीक है, और लेट्स से ये 2 बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। लेट्स से भाई साहब यहाँ पे एक बैलेंस इधर रखा हुआ है और एक बैलेंस आपका इधर रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों पे ये रॉड बैलेंस्ड है, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर एक वेट डाला, ठीक है, यहाँ पे एक वेट डाला, लेट्स से 10-10 kg का वेट डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भाई साहब आपने एक और 10 kg का वेट डाला, ये 10 kg का वेट डाला, बैलेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 10 kg का वेट डाला, यहाँ पे भी 10 kg का वेट डाला, बैलेंस रहेगा। अब सपोजिटली आपने इन सबको निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर हमने इस रॉड का ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसको अगर इधर शिफ्ट कर दिया हमने थोड़ा सा, तो ये बैलेंस हो जाएगा, नहीं गिरेगा, ठीक है। इसीलिए रॉड्स निकालते समय आप क्या करेंगे भाई साहब, इसको थोड़ा सा अगर इसको पुश कर देंगे अपन इस तरफ, इसका आर्म लेंथ अगर आपने ज्यादा कर दिया तो ये नहीं गिरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 kg डाल दो तो भी नहीं गिरेगा, लेकिन एक लिमिट तक ये नहीं गिरेगा, ठीक है। व्हाट यू हैव एक्चुअली डन इज आपने आर्म लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, दैट इज हाउ यू बैलेंस। तो यहाँ पे भी देखो एक सीसॉ है, ठीक है, 2 स्मॉल किड्स, सो दीज आर 2 स्मॉल किड्स हु आर वेइंग कितना भाई साहब, एक का वेट कितना है भाई साहब, ऑब्वियसली 10 kg है मास, तो वेट कितना हो जाएगा 10 into 10 दैट इज 100 न्यूटन, ठीक है। दूसरे का मास भाई साहब कितना है 15 kg है, तो मास कितना हो जाएगा 15 into 10 दैट इज 150 न्यूटन, ठीक है। और ट्राइंग टू बैलेंस द सीसॉ ऑफ टोटल लेंथ कितना है भाई साहब आपका 5 मीटर विद द फल्क्रम एट द सेंटर। तो यहाँ पे फल्क्रम है भाई साहब, फल्क्रम सेंटर में है, तो ये आपका बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, इफ वन ऑफ द किड्स इज सिटिंग एट द एंड, एक जो है तो भाई साहब वेयर शुड द अदर सिट। तो सपोजिटली अगर ये भाई साहब एंड पे बैठा है, एंड पे बैठा है मतलब कितना लेंथ है, क्या हो गया, क्या हो गया, किसको मारना है, बता बता किसको मारना है, किसी को नहीं ना। ओके, इफ वन ऑफ द किड्स इज सिटिंग एट द एंड, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 न्यूटन और इसका आर्म लेंथ कितना हो गया, देखो फल्क्रम से, ठीक है, फल्क्रम से कितना आर्म लेंथ हो गया 2.5, ठीक है भाई 5 का आधा ना 2.5। अभी आपको फाइंड करना है कि ये कहां पे बैठे, इसका 150 है, क्या ये भी यहाँ पे बैठे, ठीक है। तो आपको अगर बैलेंस करना है, ठीक है, देखो यहाँ पे इफ वन ऑफ द किड्स इज सिटिंग एट वन एंड वेयर शुड द अदर सिट, ठीक है भाई साहब दूसरे को कहां पे सिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगी, देखो अगर हम सेंटर पे ले अबाउट ओ, ठीक है, देखो ओ पे हम सारे टॉर्क्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला टॉर्क आपका कितना हो गया, ये वाला, दैट इज W1, ध्यान दो यहाँ पे W1 इंटू कितना बोलो 2.5, है ना 2.5, ये हो गया पहला फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ओके। और क्या हो जाएगा बोलो, ओ पे क्या होगा, ओ पे खुद का इस फल्क्रम, भाई साहब इसका भी तो एक वेट है जो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ओ पे mg, यहाँ पे कौन है भाई साहब आपका पूरा इसका मास, लेट्स से m है मास किसका भाई साहब, मास ऑफ द सीसॉ, ठीक है, मास ऑफ द सीसॉ। तो ये mg हो गया, और ये कितने डिस्टेंस पे, ओ से कितने डिस्टेंस पे, ये देखो सबका हम ओ से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, नहीं सीसॉ का जो मास है या वेट है
वो O से कितने डिस्टेंस पे, मैंने आपसे क्या बोला कि ये वाला W कितने डिस्टेंस पे, 2.5 पे। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि सीसॉ का वेट कहां पे होगा, यहां पे होगा, सेंटर ऑफ, ये O से कितने डिस्टेंस पे, 0, ठीक है। तो अपन यहाँ पे mg इंटू 0, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स जो उसको बैलेंस करेगा। लेट्स से अपने को उसका मालूम नहीं, तो n इंटू ये क्या हो जाएगा बोलो, 0। उसका भी O से डिस्टेंस कितना है, 0, ओके। अभी यहाँ पे भाई साहब दूसरा वाला जो फोर्स है वो किस तरफ है भाई साहब, दूसरा वाला फोर्स आपका किस तरफ है, ये आपका हो गया 150, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, देखो हमको ना फोर्सेस को ऐसे लेने हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस लिया, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लीजिए। देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसको मैंने प्लस ले लिया है। ये जो वेट है ये किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे, ये जो वेट है इसका ये भी कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों को हमने प्लस ले लिया। अभी हम क्लॉकवाइज आते हैं, तो क्लॉकवाइज एन किस तरफ घुमाएगा इसको, इस तरफ, है कि नहीं। और ये वाला भाई साहब किस तरफ घुमा रहा है इसको, इस तरफ। एन को देखो ये किस तरफ घुमा रहा है, एन तरफ, एन ऊपर की तरफ है, एन ऊपर की तरफ है, मतलब आपका किस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, है ना। तो ये भी इस तरफ घूम रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ये 0 0 को अगर हम हटा दें क्योंकि कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी अपन इसको देखेंगे किस तरफ घूम रहा है, ये इस तरफ घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्स को अपन क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और ये हो गया आपका W2। W2 अभी उसका पोजीशन हमको कैलकुलेट करना है कहां पे हो, ताकि टॉर्क मतलब 0 हो जाए, ताकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लें, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू वाली कितनी है, W1 की वैल्यू है 100 इंटू 2.5, दिस विल बी इक्वल टू W2 इंटू x, W2 इंटू x दैट इज 150 इंटू x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 100 इंटू 2.5 अपॉन 150, तो ये कैंसिल हो गया आपका भाई साहब, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ठीक है। 2.5 इंटू 2 ये हो गया आपका 5/3 x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5/3, ठीक है। x की वैल्यू 5/3, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.7 मीटर्स। क्लियर है, दिस इज द पोजीशन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम यहां से पोजीशन इसका भाई साहब कितना हो गया, x, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज है, अ पर्सन इज ट्राइंग टू डू अ पुशअप, ठीक है। पुशअप जब आप करते हैं तो आप जितनी बार नीचे जाएंगे फिर ऊपर आते हैं, तो एक फोर्स आपके ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। सो इन द गिवन फिगर अ मैन ऑफ 60 kg is trying to do push-ups. Find the normal force exerted by the floor on each hand and each foot if the man holds this position. तो होल्ड कर रहा है भाई साहब इस पोजीशन पे, तो एक फुट पे और हर एक आर्म पे उसका कितना नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस आपका देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मेन उसका मास है या वेट है, ये यहाँ से एक्ट कर रहा है। दिस लेंथ इज 0.8 एंड दिस लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.4, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस, ठीक है। अभी देखो बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे तो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्सेस बॉडी पे क्या लग रहे हैं। एक हो गया इसका यहाँ पे फोर्स, ठीक है, विच इज व्हाट, n ऑफ फीट, ये हो गया n ऑफ फीट, और यहाँ पे फोर्स दैट इज n ऑफ हैंड्स, ठीक है, नॉर्मल एट हैंड्स। ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं n ऑफ फीट प्लस n ऑफ हैंड्स, दिस विल बी इक्वल टू द नॉर्मल। देखो ये दोनों ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो पहला तो ये हो गया कि क्योंकि ये इंसान बैलेंस्ड है, so the sum total of the forces acting upwards will be equal to the weight of the body acting downwards, ठीक है। तो n of feet plus n of hands ये कितना हो जाएगा भाई साहब बोलो, this will be equal to how much people, this will be equal to weight of the body that is m into g. Are we clear on this one people, ठीक है। okay now यहाँ पे we have, अभी हम यहाँ पे टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे। ये वाला फोर्स किस तरफ जा रहा है, देखो वी हैव mg into लेंथ। चलो हमने ना एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से ये वाला पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, उस पॉइंट से सारे फोर्सेस का भाई साहब डिस्टेंस निकालेंगे और इफेक्ट देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ने यहां पे लिया है, ठीक है, यहां पे n लग रहा होगा, लेकिन n का इससे डिस्टेंस कितना है, n ऑफ फीट का यहां से डिस्टेंस कितना है, 0, तो ये गया 0 हो गया। अभी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ है, इस तरफ, मतलब ये क्या है भाई साहब आपका क्लॉकवाइज, और कितना डिस्टेंस है 0.8, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फोर्स कितना हो जाएगा mg
और ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी 0.8 m इंटू जी इंटू 0.8। अगर अपन ने m को ले लिया 60 और 10 तो ये हो गया आपका 600 इंटू 8। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया हुआ है, प्लस, ठीक है। अभी इसमें आते हैं, देखो तो ये वाला फोर्स आपका नीचे की तरफ है, ये वाला फोर्स आपका ऊपर की तरफ है, ये वाला फोर्स आपका ऊपर की तरफ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो इस तरफ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे अपने को नहीं मालूम है, तो नॉर्मल रिएक्शन इन हैंड्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इन हैंड्स इनटू लेंथ। भाई साहब आपका लेंथ कितना हो जाएगा, नहीं जीरो नहीं होगा, ये 0.4 प्लस 0.8 यहां से अपन ले रहे हैं ना, तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.8 दैट इज 1.2, तो ये हो गया आपका 1.2। दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी में कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल एट हैंड्स यहां पे क्या हो जाएगा, इसको अगर अपन ने उधर लिया इनटू 1.2 इज इक्वल टू 600 इंटू 0.8, तो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड्स विल बी इक्वल टू 600 इंटू 0.8 अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा 1.2, ये इधर गया भाई साहब, ये इधर गया, 12 5 जा 60 और ये हो गया 0, ठीक है। 50 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 8 जा 40, है ना, 400 आ रहा है भाई साहब, चलिए 400 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड्स इज 400 न्यूटन, ठीक है। अभी आपका भाई साहब तो ईच हैंड में कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन का हो जाएगा, दो हैंड्स हैं, ठीक है। ओके, अभी फीट में कितना हो जाएगा बोलो, फीट में तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच हैंड, तो यहाँ पे आपका बोल सकते हैं भाई साहब फोर्स ऑन ईच हैंड दैट विल बी इक्वल टू कितना, 200 न्यूटन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी हम फीट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फीट की अगर बात करनी है तो अपन फीट पे नहीं ले सकते, तो अभी देखो अपने पहला ही इक्वेशन क्या निकाला था, एन ऑफ फीट प्लस एन ऑफ हैंड्स इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन हैंड्स इज हाउ मच, 400 न्यूटन, तो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन फीट प्लस नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन हैंड्स दैट इज 400 न्यूटन, दिस शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज हाउ मच, ये आपका 60 इंटू 10 दैट इज 600, so normal force at feet is equal to how much, 600 minus 400 that is 200 newton, so the normal force acting on each foot is how much, that is 200 newton upon 2 that is 100 newton, okay, so the normal force acting on each foot is 100 newton and the normal force acting on each hands is basically 100। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके, हो गया सब लोगों का, सबका हो गया है? चलिए भाई साहब इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट, क्विक क्विक।